नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू में आप तमाम सुधी दर्शकों का स्वागत। मैं शिवशंकर प्रसाद। आज हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अभी अभी चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव में क्या नयापन था और किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चुनाव में दो गठबंधन ने पूरे ताकत के साथ में चुनाव में शामिल हुए और अपने अपने मुद्दों पर चुनाव को लड़े। एक तरफ इंडिया गठबंधन था और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। जैसा राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखते हैं तो पहली मर्तबे लगा कि सीधे सीधे दो धाराओं के बीच में यह चुनाव लड़ा गया। देश के प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में पूरा चुनाव को संचालन करते रहे, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जो बहुत से राजनीतिक दल के गठबंधन के साथ में मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे थे। और इस चुनाव के नयापन क्या था, इस चुनाव में मुद्दे क्या थे, इन मुद्दों पर अगर हम गौर करें तो आप पाएंगे कि एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे थे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जब चुनाव के मैदान में जा रहे थे तो उस वक्त जनता का मुद्दा लगभग गायब था और वो अपने तमाम अभियान में कभी भी जनता के मुद्दा लेकर सामने नहीं आए। जो जनता के आमतौर पर जो मुद्दा होता है वह होता है बेरोजगारी, महंगाई और बेहतर समाज के निर्माण के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो दल थे वह इन जनता के मुद्दा को लेकर चुनाव मैदान में सामने आए। परिणाम भी हम लोग के बीच में है। तो एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर हमेशा किसी न किसी रूप से राजनीतिक मुद्दे को दरकिनार करके धार्मिक मुद्दे को सामने लाए। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाए, वो जो है महंगाई को मुद्दा बनाए, वो जो आर्थिक स्थिति विषमता है उन सारे चीजों को मुद्दा को जो है तो बनाकर सामने गए। परिणाम हम लोग के बीच में, परिणाम में यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन के सबसे बड़ा घटक था वह 240 पर सिमट गया और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो साधन विहीन होने के बावजूद जनता के मुद्दा को लेकर जब लोगों के बीच में गए तो वो भी जो है सो पूरा चुनौती दिए, वो भी जो है सो काफी टक्कर जो है सो देने का काम किए और अभी परिणाम हम लोग के बीच में है। संयोग से यह सरकार एनडीए के गठबंधन में बन भी गया, लेकिन अगर इस चुनाव के दरमियान अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि देश के अंदर पहली मर्तबा जो दो गठबंधन के बीच में संघर्ष हो रहा था, दो गठबंधन के बीच में राजनीतिक काम हो रहा था, राजनीति को नई दिशा देने का काम कर रहे थे, तो उसमें जो है तो जनता ने जो जनादेश दिया उस जनादेश के विश्लेषण करने की जरूरत। और एक तीसरी धारा भी जो ये दोनों गठबंधन से अलग धारा, तो आप देखेंगे कि जनता ये 10 साल के शासन का पूरे विश्लेषण करके अपना जनादेश जो है सो देने का काम किए। तो दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे जो किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं थे वो राजनीति के हाशिए पर चले। अगर हम गौर से देखें तो तमिलनाडु के अंदर भारत राष्ट्र समिति नाम के पार्टी जो थी, जो सत्ता में भी वहां पर रही, लेकिन वो किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं थी। इसके कारण जो है सो वो पूरे हाशिए पर जो है सो चले गए। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर कांग्रेस जो वहां के सत्ताधारी दल था वह भी ना तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे ना एनडीए गठबंधन के हिस्सा।
वह भी जो है सो हाशिए पर चले गए। उड़ीसा के अंदर जो बीजू जनता दल था वह भी जो है सो किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं थे, और परिणाम हम लोग के और आपके बीच में जैसे दिखाई दे रहा। इसी समय अगर उत्तर प्रदेश में एक समय में सबसे बड़े राजनीतिक शक्ति बहुजन समाज पार्टी जो किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं बने, वह भी जो है सो जीरो पर जो है सो पूरा का पूरा सिमट गए। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह चुनाव दो धाराओं के बीच में, दो सैद्धांतिक चीजों के बीच में जैसो संचालित होते चला गया। और इसमें जो लोग अगर राजनीतिक चूक किए, वह कोई न कोई धारा के साथ में नहीं रहे, तो वो लोग किसी न किसी रूप से हाशिए पर चले गए। दूसरी बात एक और भी महत्वपूर्ण यह है कि पहली मर्तबे था कि देश के सट्टा बाजार के अंदर इस राजनीतिक अभियान का एक मूल्यांकन किया गया। पहली मर्तबे देखे कि सट्टा बाजार के लोग, जो खास करके 3 सट्टा बाजार ने एक आंतरिक सर्वे किया। एक कानपुर सट्टा बाजार था, दूसरा जयपुर सट्टा बाजार था, और तीसरा बॉम्बे के अंदर या जो मुंबई के अंदर सट्टा बाजार था। उन्होंने जैसो इस चीज को जैसो पूरा का पूरा एक सर्वे किया, और यह सट्टा बाजार के अंदर जो सर्वे का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को अगर गौर करें तो कानपुर सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को 145 सीट के अंदर समेटने का काम किया। उसी तरीके से जयपुर सट्टा बाजार ने 165 के आंकड़े से ज्यादा नहीं जा पाया। और पूरे उदारता के साथ में जब बॉम्बे सट्टा बाजार ने इसका विश्लेषण किया और उसका जो सर्वे किया, तो वो 195 से ज्यादा नहीं गया। लेकिन जब देखेंगे कि दोनों धाराओं के बीच में एक तरफ जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो राजनीतिक दल थे वो अपने मुद्दों को लेकर जब जा रहे थे, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के लोग जो अपने मुद्दों को जा रहे थे, तो इस मुद्दे पर जब चुनाव हुआ और चुनाव जब संपन्न हो गया, तब एक खास तरह का खेल इस देश के अंदर हुआ। वह खेला हुआ जिसको हम एग्जिट पोल के रूप में जानते हैं। और वह एग्जिट पोल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें प्रसारित भी किया गया। और उसमें जैसा कि मोदी जी ने कहे थे कि हम 400 पार के तरफ जाएंगे, और 400 पार के नारे के साथ में जनता से अपील किए, तो वो सारे के सारे एग्जिट पोल उसी के इर्द गिर्द जैसो अपनी बात को रहे। कभी कभी तो आश्चर्य लगता है कि एग्जिट पोल के लोग जो थे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारा चीज जो है सो आ रहा था, तो उसमें देखेंगे कि सारे के सारे सैंपल शायद एक ही तरह का था। और कभी कभी तो उसका ऐसा विश्लेषण कर रहे थे एग्जिट पोल वाले कि जो पार्टी 5 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, उस पार्टी के 6 और 7 सीट दिखाया जा रहा है। जो पार्टी जहां हरियाणा जैसे राज्य में 10 सीट टोटल है, वहां पर वो 12 से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, और 3 से 4 सीट जैसे इंडिया गठबंधन को जिता रहे। यानी कि कहीं जैसे उसके साथ में तालमेल नहीं। लेकिन इसका असर क्या था? इसका असर यह हुआ कि पूरा का पूरा जो शेयर बाजार था, वो शेयर बाजार के अंदर इसका असर पड़ा, और शेयर बाजार एक दिन के धड़ाम से गिरा, और लगभग 31 लाख करोड़ रुपए का पूरा ये स्कैम या घोटाला कह सकते हैं कि ये सामने आया। तो ये जो अराजकता का वातावरण था, उस वातावरण में देश की जनता को, सारे को लोगों को सजग होने की जरूरत है। लेकिन जब परिणाम गिनती में तब्दील हुआ, तब देखे कि ये कांटे का टक्कर जैसा दिखाई दे रहा, और कांटे की टक्कर नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभी तो लग रहा है कि सत्ताधारी दल बहुत हाशिए पर चला गया, और पहली मर्तबे देश के सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा कि सत्ता का हस्तांतरण एक बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए, इस पर पहल होनी चाहिए। और इसमें एक मीडिया में खबर आई कि वो तत्कालीन गृह मंत्रालय ने देश के लगभग 150 जो है तो रिटर्निंग अफसर को टेलीफोन किया गया कि आप जैसे चुनाव को प्रभावित करें। इसी को आलोक में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक अपील किया कि जो नौकरशाह हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। तो इस तरीके से देखेंगे कि चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा रहा, और चुनाव के दरमियान जो लोग भी आचार संहिता का उल्लंघन किए, उसमें जो प्रतिपक्ष के लोग थे उन पर तो थोड़ा सा शो कॉज नोटिस हुआ,
और उन पर कुछ बात हुआ, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग जो लगातार जो है सो चुनाव को एक खास दिशा में ले जाना चाहते थे, वो चुनाव को एक धार्मिक उन्माद में ले जाना चाहते थे, वो चुनाव को एक जातीय उन्माद में ले जाना चाहते थे, उन सारे चीज को जो है सो चुनाव आयोग सीधे के सीधे आंख बंद करके उनको जो है सो कोई भी तरह का विश्लेषण जो है सो नहीं कर रहे थे, कोई भी तरह का कार्रवाई नहीं कर रहे थे, किसी भी तरह का नोटिस जो है सो नहीं दे रहे थे। तो हम गौर से देखें तो इस चुनाव में इन तरीके के चीजों हमारे सामने आए। तो सबसे बड़ी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी दल के अनेक नेता अनेक मंचों पर लगातार यह कहते रहे कि अगर हमको 400 सीट अगर आप दे देंगे तो देश के संविधान को बदल देंगे। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ के जनता लगने लगा कि जो बाबा साहेब अंबेडकर ने जिस संविधान को पूरे शिद्दत के साथ में लिखकर आम आवाम को हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके अधिकार पर हस्तक्षेप हो रहा है। और उस हस्तक्षेप के कारण बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले और अपना वोट जो है सो कास्ट किए। और इसी कारण से देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस धार्मिक मुद्दों को लेकर लगातार वातावरण को धार्मिक में बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन जगहों पर खास करके अगर गौर से देखेंगे तो अयोध्या में उनकी हार होगी, इलाहाबाद में उनकी हार होगी जो प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं, और भी बहुत से सीट जहां पर कि इस मुद्दों को लेकर वो चाह रहे थे कि एक वातावरण वैसा ही बने, लेकिन वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इस चुनाव में नए ढंग का जो मतदाता जिस सजगता के साथ में मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का काम किए हैं, यह जैसे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी सत्ता का संचालन वो अपने शर्तों पर कर रहे हैं। और सौभाग्य या दुर्भाग्य कहिए देश के अंदर कि जब 14 का चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस पार्टी के 44 सीट थे। परिणाम यह हुआ कि उनका कोई भी विपक्ष के नेता सदन के अंदर नहीं था, क्योंकि विपक्ष के नेता होने का शर्त जो यह है कि पूरे लोकसभा जितने भी सदस्य हैं उनका 10% जो है सो सदस्य होना जरूरी था। और 543 सीट या 545 सीट का सदन है तो उसमें कम से कम जो है सो उनको 55 सदस्य का होना जरूरी था, जो वो पूरा नहीं कर पाए। 19 का इलेक्शन को अगर गौर करें तो वहां पर भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन ये सदन जो अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं उसका जो परिणाम आए हैं, वह परिणाम में सदन के अंदर विपक्ष का नेता भी होगा। विपक्ष का नेता होने का मतलब क्या होता है कि बहुत से संवैधानिक पद में विपक्ष की नेता की अहम भूमिका होती है। और बहुत से बिल ऐसे होते हैं जहां 2/3 मेजोरिटी से हम पास करते हैं। तो इन सारे चीजों में विपक्षी नेताओं का एक बहुत बड़ा भूमिका जैसे हमारे सामने में आए। और इसका कारण है कि जो परिणाम आया तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी करते रहती थी, इस बार जैसे वो एनडीए करते हुए दिखाई दे रहा है। कारण कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे यह सरकार चल रही है। और जिस दिन इसका बैसाखी उससे बाहर हो जाएगा, हो सकता है कि राजनीतिक एक भूचाल आ जाएगा, एक सत्ता का जैसो हस्तांतरण या सत्ता का प्रश्चिन्ह भी लग जाएगा। तो ये विषय अभी राजनीतिक गर्भ में है और आने वाले दिनों में इसका हम पैनी नजर रखेंगे, इसका हम विश्लेषण करेंगे और नए ढंग से चीजों को देखने का काम करेंगे, ताकि हमारा लोकतंत्र भी बेहतर बना रहे और एक राजनीतिक मुद्दा जो बेहतरी के लिए हो, वह जैसे जो जनता के हित के लिए हो, वह सामने आने का काम करेंगे। तो आज हम इन्हीं विषयों पर, इन्हीं चीजों को लेकर आपसे मुखातिब हैं और आशा करते हैं कि आप भी सजगता के साथ में इन चीजों को देखेंगे और एक नए राजनीतिक वातावरण का जो है निर्माण करेंगे। धन्यवाद।